आपको मेहनत क्यों करनी चाहिए, आपको जीवन में आगे क्यों बढ़ना चाहिए। पहला, जीवन एक बार मिला है और इसे कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी नहीं जीनी है। दूसरा, खुद के लिए तो हमें करना ही करना, वो तो कॉम्प्लेट खरीद लूं। उन्हें यही होता था कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन कैसे दूं। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि हमारे माता पिता ने अपनी सारी खुशियां, सब कुछ त्याग के और सारा का सारा भरोसा हम पे किया है और जो पढ़ाया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन्हें गर्व महसूस करने का एक मौका दें। और मैं हर बैच में, हर सेमिनार में ये बात पक्का ही कहता हूं कि ये मनुष्य जीवन एक बार मिला है। हालांकि हमारा हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है कि हमारा पिछला जन्म भी था या हमारा अगला जन्म भी होगा। जब तक इसके पुख्ता साक्ष्य हमें नहीं मिलते, मैं थोड़ी देर के लिए उनको नहीं मानता। और मैं मानता हूं यही एक जीवन है और इसी एक जीवन में को हमें सफलतापूर्वक जीना है। इस एक जीवन को हम कीड़े मकोड़ों जैसी जिंदगी भी जी सकते हैं और इसी एक जीवन में हम शहंशाहों जैसी जिंदगी भी जी सकते हैं। ये सारा डिपेंड करता है तुम पे कि तुम इस लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो। कोई भाग्य नहीं होता, कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है, ये मैं मानता हूं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता खुद है। आप जैसा सोचोगे आप वही बनोगे। आप जहां जो सोचोगे, व्यक्ति जैसा सोचता है, उस एक विश्व के अंदर एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक ऐसा सिस्टम है कि हर व्यक्ति की वो जो थॉट्स होते हैं, वही थॉट्स आपके मस्तिष्क से निकलते हैं और इस मैट्रिक्स में घूम फिर के वही थॉट्स वापस आपके साथ आते हैं, आपके पास आते हैं और वही थॉट्स आपको वापस बनाएंगे। इसलिए आज जैसा तुम सोचोगे, भविष्य में तुम वही बनोगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और मेरे पिताजी का एक ही फंडा था कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एजुकेशन में होता है, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो उन्होंने जितने भी, भले कर्जा लेना पड़े, भले ही जो भी कमाई थी, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्लॉट खरीद लूं, उन्होंने ये नहीं सोचा मैं नया खेत खरीद लूं। उन्हें यही होता था कि मैं मेरे बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन कैसे दूं। तो मेरे मन में ये विचार आता था कि हमारे माता पिता ने अपनी सारी खुशियां, सब कुछ त्याग के और सारा का सारा भरोसा हम पे किया है और जो पढ़ाया है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इन्हें गर्व महसूस करने का एक मौका दें। तो मेरी सफलता सिर्फ मेरी सफलता नहीं है, मुझे मेरे लिए सफल नहीं होना है, मुझे सफल होना है मेरे माता पिता के लिए, ताकि वो समाज के अंदर अपना सिर गर्व से ऊंचा करके जी सके और रातों रात समाज के अंदर उनकी जो सम्मान है, उनकी इज्जत है, वो इतनी बढ़ जाए। और आप देखना, जो भाई प्रॉपर्टी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं और कि मैं मेरे परिवार में मेरा हिस्सा ज्यादा से ज्यादा ले लूं, ज्यादा से ज्यादा ले लूं, जो भी इस तरह की मेंटेलिटी वाले भाई हैं, वो जीवन में उनके पिताजी ने जितना हासिल किया है उससे आगे कभी नहीं निकल सकते। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो कि मुझे परिवार की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरी बाजुओं में खुद में ताकत है कि मैं मेरे परिवार की जो प्रॉपर्टी है इससे 10 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी मैं खड़ी कर दूंगा, ज्यादा प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लूंगा और मैं जो भी करूंगा मेरे बलबूते करूंगा और उल्टा मैं परिवार से लूंगा कुछ नहीं, बल्कि उल्टा मैं परिवार के लिए कुछ न कुछ करूंगा। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारे टाइम में इंस्टाग्राम नहीं था, स्नैपचैट नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इसलिए बिजी रहने के लिए या भटकने के लिए हमारे पास कोई रास्ता था नहीं। लेकिन तुम्हारे पास अब ये सारी फिसलने हैं, ये सारी चीजें हैं और तुम थोड़े बच्चे हो और इसलिए लाइफ को सीरियसली नहीं लेके भटक जाते हो और ये रील्स जो है वो तुम लोग देखते रहते हो और इस रील्स ने तुम्हें वाकई थोड़ा थोड़ा जैन जी बना लिया है, ठीक है। और फिर पुराने जो पेरेंट्स होते थे वो बच्चों का एक ही ध्यान रखते थे, सुबह से शाम तक कुटाई कुटाई और कुटाई। बच्चा थोड़ी सी गलती करे तो कुटाई, गलती नहीं करे तो तू निकम्मा क्यों बैठा है ये कह के कुटाई। कोई थोड़ा बहुत काम कर ले तो कि तूने ये काम इस तरह से क्यों किया, इस तरह से क्यों नहीं किया, फिर उसकी कुटाई, ठीक है। तो
तीन ही चीजें होती थी, कुटाई कुटाई और कुटाई, पुराने जनरेशन। और फिर फिसलने के लिए दूसरे रास्ते थे नहीं, तो इसलिए जीवन में थोड़ा सीरियस होना पड़ता था। लेकिन अब की तुम्हारी जो जनरेशन है, इसको मम्मी पापा ने बहुत लाड से, प्यार से, नाजों से पाल पोस के बड़ा किया है, और तुमने जीवन में कष्ट बहुत कम देखे हैं। और तुम्हें लगता है कि घर में जिस तरह का आनंद रहा है, आगे भी शायद जीवन में इस तरह का ही आनंद रहेगा। लेकिन अब की तुम्हारी जो जनरेशन है, इसको मम्मी पापा ने बहुत लाड से, प्यार से, नाजों से पाल पोस के बड़ा किया है, और तुमने जीवन में कष्ट बहुत कम देखे हैं। और तुम्हें लगता है कि घर में जिस तरह का आनंद रहा है, आगे भी शायद जीवन में इस तरह का ही आनंद रहेगा। लेकिन भारत की आबादी 150 करोड़ है, और हमारे यहाँ पे संसाधन, रिसोर्सेज बहुत ही कम हैं। इसलिए नौकरी हासिल करने के लिए, जीवन में छोटी सी सफलता हासिल करने के लिए जो है वो बहुत मारा मारी है। और घर में अब तक तुमने जो लाड प्यार देखा है, परिवार हमारा जितना अच्छा होता है, जितना लाड प्यार देता है, हमारा समाज उतना अच्छा नहीं है। वो लाड प्यार नहीं देता है, वो सारी सुविधाएं नहीं देता है। हमारा समाज बहुत क्रूर है। और अब आगे का जीवन, इतने साल तुमने परिवार के साथ बिताए हैं, परिवार अब हमेशा साथ नहीं रहेगा। अब आगे का जीवन तुम्हें बिताना है समाज में, लोगों के बीच जाके, वहां संघर्ष करना है, और वहां तुम्हें बहुत सारे कष्ट देखने पड़ेंगे। इसलिए प्लीज जीवन में थोड़े सीरियस हो जाओ। तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस होते हैं, और दूसरे जो लाइफ को लेके सीरियस नहीं होते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, आप लाइफ को लेके सीरियस हो या नहीं। और हमारे सामने सारे एग्जांपल्स हैं, लोग अपने आसपास देख लो, तुम जो अपनी परिस्थितियों का रोना रोते हैं। कई लोग के साथ, हम तो हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, परिवार में इतनी सारी समस्याएं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, टेंशन रहता है। ये सारी चीजें तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकने वाली नहीं है, बल्कि यही चीजें हैं जो तुम्हारे जीवन की कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। यही चीजें अगर आपके जीवन में है तो आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके जीवन में कंफर्ट ही कंफर्ट है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तुम जीवन में आगे बढ़ोगे। इस पे बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं। और इसका हमारे परिवार के आसपास के, मैंने जितने भी अमीर परिवारों के जो बच्चे देखे हैं, ज्यादातर बच्चे जो है मेहनत नहीं करते हो, लेकिन सच है उनके जीवन में सारी सुविधाएं, लेकिन वो मेहनत नहीं करते। और हम आसपास देखते हैं कि जिनके जीवन में ज्यादा सुविधाएं नहीं है, वो बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं। हमेशा शाम को सोने से पहले दिन में तुमने 5 क्या गलतियां की है, उनको सोच के और फिर सोना, आपकी जीवन बदल जाएगा। रोजाना शाम को सोने से पहले अपनी 5 गलतियां, दिन भर में, आज के दिन में मैंने 5 क्या गलतियां की है, उनको एक्सेप्ट करके सोना। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा। पता नहीं आप में से मानेंगे कितने और नहीं मानेंगे, ज्यादातर नहीं मानेंगे, पर क्योंकि तुमने फीस दी है इसलिए अच्छी बात करना हमारा फर्ज है। देखो, जीवन में सफल होना फॉर्मूले सबको पता होता है, लेकिन व्यक्ति इनको अडॉप्ट नहीं कर सकता। लखनऊ और लाड को है वो, क्योंकि उसको सफल होना ही नहीं होता है। सफल होने के प्रति उसकी कोई बहुत ज्यादा इच्छा होती नहीं है। ज्यादातर लोग संतुष्ट लोग हैं, संतुष्टि लेवल है सबका, बात ठीक है यार, तू मरा तो जाए नहीं। और ऐसे सारे कोई कलेक्टर थोड़ी बनते हैं, कलेक्टर नहीं बनते, क्या उनको जीने का हक नहीं? अब मैं है जैसा, ठीक है, जितनी पढ़ाई होगी उतनी हो जाएगी। ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के होते हैं कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर नहीं है, लोग उद्यमी बनना नहीं चाहते, लोग बस नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी देना नहीं चाहते, ठीक है। और ये सबसे सेफ और सुरक्षित रास्ता होता है कि रिस्क ले कोई और, पैसे लगाए कोई और, अपन तो वहां जाके सीधा जॉब करेंगे और अपने को महीने की फिक्स तनख्वाह मिल जाए, बाकी कर्म फूटे उसके। अपन जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो इंडिया में रिस्क टेकर्स कम है, तो जिसमें रिस्क लेने की क्षमता हो, कुछ इनोवेटिव करने की क्षमता हो, प्लस कई सारे लोगों को मैनेज करने का काबिलियत हो,
क्योंकि आप एंटरप्रेन्योर हो तो आपको 100 लोगों से, 500 लोगों से, 1000 लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से काम करवाना है। आपको इंजीनियर से भी काम करवाना है, लेबर से भी काम करवाना है, मैनेजर्स जो होते हैं उनसे भी काम करवाना है, अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं, उन सबको किस तरह से लेके चलना हो। मेरा एक स्टूडेंट है, वो 4 बार सेलेक्ट हुआ और आरएस में, और चारों बार उसकी रैंक 50 से 70 के बीच में रही, चारों बार। ठीक है, तो उससे मैंने पूछा यार तेरी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुझे बताया कि सर सही बात तो ये है कि मेरे पास 30-40 ऐसी बढ़िया लाइनें हैं, कोटेशंस हैं, सेंटेंस है जो मैंने याद कर रखे हैं और वो मेरे रोम रोम में बसते हैं, और मैं सब्जेक्ट भले ही कोई सही हो, मैं उनमें से 15-20 कोटेशन हर एक में यूज करता ही करता। और इस तरीके वो था, बहुत स्मार्ट बंदा था वो, ऐसे ही उसको पता था कि एग्जामिनर को कैसे बेवकूफ बनाया जाए। और उसने ये भी कहा कि मुझे पता है कि मेरे सारे सब्जेक्ट की कॉपी अलग अलग टीचर के पास जाएगी, और अगर आरपीएससी मेरी सारी कॉपी एक ही टीचर को दे दे तो वो टीचर पहली कॉपी में तो मुझे मार्क्स देगा, दूसरी में 0 देगा। कि बेईमान वो सारी वही बातें लिख रहा है जो पहली कॉपी में लिखी। तो मैं उन्हीं चीजों को रिपीट करता हूं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पिरो देता हूं, आभूषणों की तरह। तो ये जो है वो हुनर आप डेवलप करें, तो अच्छे कोटेशंस, और उनको कहाँ रिलेवेंसी है, ये ऊपर से जबरदस्ती जो है वो चिपकाए हुए से डायलॉग नहीं लगने चाहिए। जिस तरह से एक व्यक्ति होता है सिर्फ 500-1000 रुपए कमा के भी संतुष्ट हो जाता है, और अंबानी अडानी करोड़ों रुपए कमा के भी संतुष्ट नहीं होता, वैसे कि वैसे कोई चीज हल्की फुल्की सी याद होती है तुम्हें और तुम मान लेते हो कि तुम्हें याद हो गई। नहीं, वो याद होना नहीं कहलाता। याद होना वो कहलाता है कि आधी रात को नींद से उठा के तुम्हें पूछे और फटाफट बता दो तुम। 100 लोगों की भीड़ में सीधे सीधे, हाँ ऐसे को भाषण देना है, मोटिवेशनल भाषण देना आप नहीं दे सकते, लेकिन जो रटी हुई चीज है उसको तो भले किसी के सामने, हाँ ये जरूर है तुम्हारी आवाज में कंपन हो सकता है, तुम्हारी पिंडलियां कांप सकती है, वो सब हो सकता है, लेकिन रटी हुई चीज को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। याद की हुई चीज को बोलने में तो इसलिए तुम बहुत कम में संतुष्ट होने वाले हो। नबड़ो भूत बागड़ों रज्जी, मारवाड़ी में कहावत है। जो ये देवताओं को वगैरह प्रसाद चढ़ाने पड़ते हैं, जितना बड़े देवता होते हैं उनको जितनी बड़ी प्रसाद चढ़ाओगे तब वो संतुष्ट होंगे, राजी होंगे। लेकिन भूत प्रेत जो होते हैं, छोटी मोटी आत्माएं, उनको बाकड़े चढ़ा दो, बाकड़े यानी उबले हुए चने, वो चढ़ा दो तो ही वो राजी हो जाता है, वाह शाबाश आज तो शानदार, बोल क्या चाहिए तुझे वरदान। तो तुम क्या हो, नबड़ो भूत यानी निकम्मा भूत, वो बाकड़ों से ही राजी हो जाता है। तुम बहुत कम याद होता है, उसी राजी हो जाते हो मुझे याद हो गया। नहीं, याद होने का मतलब है जैसे तुम्हें तुम्हारा नाम याद है, जैसे तुम्हारे गांव का नाम याद है, आधी रात को भी जगह के पूछे और तुम बता सकते हो, तो चीज वैसे याद होनी चाहिए। इसलिए जो चीज याद तुम मान लेते हो कि ये याद हो गई है, उसके बाद भी उसको 10 बार पढ़ना होता है, जबकि तुम थोड़ी सी याद होती है, मान लेते हो गई और आगे बढ़ जाते हो, और यही तुम अपने साथ धोखा करते हो। तो मैंने सुना था, मुकेश अंबानी का इंटरव्यू सुना था, उसमें पत्रकार पूछता है कि आप कोई भी काम शुरू करते हो तो क्या पहले से ये सोच के करते हो कि इस फील्ड में जाके मैं इतने रुपए, इतने करोड़, इतने 1000 करोड़ कमा लूंगा? तो मुकेश अंबानी ने कहा कि नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे एक शिक्षा दी थी कि बेटे कोई भी काम, बिजनेस शुरू करो तो बिजनेस को कभी भी पैसे को दिमाग में रख के मत करो कि मुझे इस बिजनेस से पैसे कमाने हैं। और जिस व्यक्ति ने भी पैसे को दिमाग में रख के बिजनेस किया है वो बिजनेसमैन कभी सफल नहीं हुआ है। कोई भी बिजनेस शुरू करो तो दिमाग में ये रखो कि ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छे से करना है, और लोग भी कर रहे हैं लेकिन उनकी तुलना में मुझे और अच्छे से करना है। और जो काम को अच्छे तरीके से करने को दिमाग में, बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से करने को दिमाग में रखेगा, पैसा उसका बाई प्रोडक्ट है, वो अपने आप आएगा। पैसे के बारे में सोचोगे तो पैसा नहीं आएगा, न तो पैसा आएगा न वो बिजनेस होगा। ये भाव जो है वो हमेशा आप में होना चाहिए। आप अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करना है। पैसा और पद, इन दो में हमेशा पद बड़ा होता है, पैसा इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। हाँ, पैसा बड़ा है होना है तो फिर आपको अंबानी और अडानी बनना पड़ेगा। उतने अगर कमाओगे तो पैसा एक हद तक हो सकता है, लेकिन उसमें भी पद हमेशा ही पावरफुल होता है। आप मर्सिडीज खरीद लो, ऑडी खरीद लो, उसमें उतना सम्मान नहीं है जितना कि आप जिस पद पे जाओगे। आप जिस जिले में एसडीएम लगोगे, उस जिले में ऐसे कई उद्यमी होंगे, पैसे वाले लोग होंगे जो
पूरे जिले के एसडीएम और सरकारी आदमियों को सबको तनख्वाह दे सकते हैं पूरे जीवन, इतने पैसे हैं उनके। लेकिन जिस दिन आप एसडीएम बन के जाओगे, वो व्यक्ति गुलदस्ता लेके आपके स्वागत के लिए खड़ा रहेगा और आपसे उम्मीद करेगा कि साहब एक दिन मेरी कुटिया पे पधारो, मेरी दुकान पे पधारो और एक कप चाय पी। और अगर आप उसके वहां चले गए और एक कप चाय पी ली, तो वो अपने आप को बहुत धन्य महसूस करेगा। अरे साहब, आज एसडीएम साहब मेरे यहाँ आए थे और मेरे चाय का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ये चीज जो है, जो आप बनने जा रहे हो, उस चीज का रेस्पेक्ट इतना ज्यादा है कि उसके आगे पैसा इतना मायने नहीं रखता। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। ठीक है, तो एक ये दुआ था, रट लिया था, किताब में लिख दिया था, क्योंकि ये काम का था कि अभ्यास करने से जो है वो एक जड़मती होता है, वो भी सुजान बन जाता है। तो ये इंस्पिरेशन लेके तो मैंने कहा कि फैमिली बैकग्राउंड नॉर्मल था, कोई बहुत इकोनॉमिक दृष्टि से नहीं था, प्रशासनिक दृष्टि से नहीं था कुछ भी, और एकेडमिक्स में भी मैं नहीं था। लेकिन मैंने जीवन में एक इंग्लिश का कोटेशन था, मेरे दोस्त ने मुझे लिख के भेजा था, दिया था। पहले के जमाने में लेटर वगैरह लिखा करते थे, तो उसमें एक दोस्त ने एक कोटेशन लिख के भेजा था, नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम। असफल होना अपराध नहीं है, लेकिन जीवन में छोटा उद्देश्य रखना अपराध है। ठीक है, नॉट फेलियर बट लो एम इज ए क्राइम, बिकॉज बिग एम एंड ग्रेट ऑब्जेक्टिव्स ब्रिंग आउट ए ग्रेट माइंड। क्योंकि जीवन में आप जितना बड़ा लक्ष्य रखोगे, उसी हिसाब से आपकी बुद्धि का विकास होगा। कोचिंग सिलेक्शन नहीं करवाता, ये हमेशा अपने दिमाग में रखो। कोचिंग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाता है, पढ़ने का एक तरीका बताता है, सेलेक्ट कैसे हुआ जाता है ये बताता है। उसके बाद व्यक्ति को खुद को मेहनत करनी होती है, और सिलेक्शन जो है खुद की मेहनत से होता है। कोचिंग का काम है बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करवाना और आपको एक शुरुआती थ्रस्ट देना, शुरुआती धक्का। कुछ गाड़ियां होती है ना, जैसे सेल्फ स्टार्ट होती है, और कुछ गाड़ियां धक्का स्टार्ट होती है। तो कोचिंग का काम है एक बार धक्का देना और तुम्हारी गाड़ी को स्टार्ट करना, और वो तभी होगा जब तुम्हारे अंदर इंजन होगा। और कोई गाड़ी ऐसी होती है जिसमें इंजन नहीं होता, तो उसको बस धक्का ही देते चलो, धक्का ही। तो अपने आप को ऐसी गाड़ी मत मानो जिसमें कोई इंजन नहीं है। हाँ, ये जरूर मानो इंजन है, सब है, डीजल पेट्रोल भी है, लेकिन सेल्फ स्टार्ट नहीं है। इसलिए कुछ सेल्फ स्टडी करके सीधे सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको कोचिंग की भी जरूरत नहीं होती। वो गाड़ियां होती है सेल्फ स्टार्ट, जो सेल्फ स्टार्ट होके भी चल देती है। अपने के नहीं, सेल्फ स्टार्ट वाला ठीक है, थोड़ा एक धक्का मिल जाए शुरू में, गाड़ी एक बार स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद तो 100, 150, 200 की स्पीड बंदा अपने आप ही पकड़ेगा, और फिर पीछे गाड़ी के लिखा होगा या तो यूं ही। किसी भी व्यक्ति को कोचिंग इंस्टीट्यूट सफल नहीं कर सकता। सफल होने के लिए खुद की लगन, ये जो मैंने कहा है कि ये चीजें अगर कोई व्यक्ति फॉलो करता है, अपने पैशन को फॉलो करता है, तो उसका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। और जिसको सेलेक्ट होना है, जो इसका जुनून असली है, जज्बा है, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड व्यक्ति है, वो उसको भली कोचिंग नहीं भी मिलेगी तो भी वो सेलेक्ट होगा। और जिसमें जुनून नहीं है, जीवन में सफल होने की तड़प नहीं है, उसको भले ही हम कितनी अच्छी कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड में भेज दो, हम पूरी जी जान लगा देंगे उसको पढ़ाने में, तो भी उसका कुछ नहीं होगा। कोचिंग का कितना रोल होता है मैं आपको वैसे तो क्लियरली बता देता हूँ। 90% रोल इसका है, 10% रोल कोचिंग का। और कोचिंग वाले हम सिर पटक लें, पैर पटक लें कि हमारा रोल ज्यादा कर दें, तो 10 से 12 या 15% कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा रोल नहीं हो सकता। रोल तो आप ही होगा। इस बारात के दुल्हे तो आप ही हो, और बारात का अच्छा तो दुल्हे के अच्छे होने से ही होगा। बाराती भले कितने बन ठन के जाएंगे, उससे बारात का अच्छा नहीं लगना। ठीक है, तो आपकी लाइफ के दुल्हे आप हो। आपके जीवन में आपको कहाँ पहुंचना है, आप ही तय करोगे। भूलना अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, भूलना एक वरदान है जो ईश्वर ने हमें दिया है। और जो बहुत ज्यादा भूलते हैं, जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं रहती है, वो ईश्वर के सबसे प्रिय पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन में हम करोड़ों चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। अब मैंने देखा, इतने सारों की शक्लें मैंने देखी, अब मैं को याद थोड़ी रहेगा। इतनी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, और सारी चीजें अगर हमारे दिमाग में स्टोर रहने लग जाए, तो हमारा दिमाग कचरे से ही भर जाए। इसलिए ईश्वर ने हमारे दिमाग को एक सॉफ्टवेयर दिया है कि तू काम की चीज तो याद रखेगा, बिना काम की चीज तुझे याद नहीं रहेगी, वो कचरा बाहर जाता रहेगा। अब उस काम की चीज में तुम किस चीज को काम की बना देते हो, ये तुम पे डिपेंड करता है।
तुम कचरे को काम की चीज बना देते हो और काम की चीज को कचरा बना देते हो। तो दिमाग में स्टोर क्या करना है, कुछ न कुछ तो स्टोर होगा। और वो तय कैसे होता है, तुम कौन सी चीज को महत्वपूर्ण मान रहे हो। वो जिस चीज के बारे में तुम दिन भर सोचते हो, तुम्हारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण है। तुम जिन्हें महत्वपूर्ण मानोगे वो याद रहेगी, तुम जिसे कचरा मानोगे वो याद। खुदा की कसम, पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से, ये गलत डायलॉग, पैसा भगवान होता है। जब ये बात कई लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। कितने लोग मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है और पैसा ही भगवान है। कितने लोग मान रहे हैं पैसा भगवान नहीं है। शाबाश। तो फिर क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से ऊपर क्या है। मैंने तो बचपन से यही देखा है कि पैसा भगवान होता है, और इसकी मेरे घर में तो दिवाली के दिन पूजा भी की जाती है। ये जो हाथ खड़े कर रहे हैं, पैसा भगवान नहीं होता। मेरे ख्याल से इनके घर पे दिवाली की पूजा नहीं होती होगी। अब सोच के बताओ, अपने परिवार वालों ने, अपने पुरखों ने तो पैसे को भगवान का रूप ही दिया है, और थाली के अंदर नोटों की गड्डी रख दीपक जलाया है। हे लक्ष्मी जी, इस साल बड़ी कृपा करना, मेहरबानी करना। और ये बड़े क्रांतिकारी आए हैं, आदर्शवादी लोग होते होंगे, लोग मानते होंगे लक्ष्मी जी को। मैं नहीं मानता लक्ष्मी जी को। कौन है? सौंदर्य बैठ रहे ना कि डोंडी, वो अपना हर बात, हर डायलॉग, हर विचार देखता है, और जो पैसे को सम्मान नहीं दे रहा है, पैसा उसके पास जाएगा नहीं। एक नॉर्मल इंसान भी उसी घर में जाता है जिस घर में उसे सम्मान मिलता है। पैसे को भगवान की तरह सम्मान दो, पैसा दौड़ के तुम्हारे पास आएगा। अपनी पुरानी जनरेशन को ये कहने का कोई हक नहीं है कि हमारी भी नई जनरेशन जैन जी है, क्योंकि हमारी पुरानी जनरेशन ने भी ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं किया है। क्यों किया होता? अब आप लोग कुछ नाराज हो सकते हैं जो देशभक्त है कि मेरा भारत महान, तुम्हारा भारत किसी मायने में वर्तमान में महान नहीं है। दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब अगर कहीं पाए जाते हैं तो वो कहां पाए जाते हैं? भारत के अंदर। दुनिया में सबसे ज्यादा अपराध अगर कहीं होते हैं तो कहां होते हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा बलात्कार कहीं होते हैं तो कहां होते हैं? भारत में। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चियों के बलात्कार अगर कहीं होते हैं तो कहां होते हैं? भारत में। तो ऐसा भारत पुरानी, इसलिए तुम जैन जी, तुम्हें अगर कोई मजाक करे या कटाक्ष करे या तुम्हें जैन जी कहे तो तुम उनको उलट के वापस कहो कि चलो हम तो जैन जी हैं, लेकिन तुमने ऐसा कौन सा तीर मार लिया और भारत को कौन सा कोई महान शक्तिशाली देश जो है तुमने बना दिया था, इसलिए तुम्हें यह कहने का हक नहीं है। पहले तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। जैसे घर में झगड़ा हो जाता है, एक झगड़ा होता है, एक तो चिल्ला के अरे हमारे घरे कुटी जा रहे, हमारे घरे कुटी जा रहे अरे क्यों कुटी जा रहा छोरा, छोरा क्यों कुटी, छोरे तो धीरे धीरे कुटी जाए। पर वो चिल्ला के गांव में ऐसे बता रहा है, पूरे गांव को बता रहा है कि मेरे घर में लड़ाई हो रही है। अरे बिंदनी धीरे बोलो, मिनक तो होनी, मिन कौन होना अरुण तो कुछ बिंदनियां ऐसी होती है जो इतनी जोर से बोलती है कि सास को थोड़ी देर में जो है शर्म आने लग जाती है कि बलने दो रहे यार आगे से इसको कुछ ही। सास शुरू में समझाती है कि अरे बिंदनी थोड़ा धीरे, इतनी बड़ी बात